हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर 2018 जो 30 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था, उसमें हम लोग मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस को देखने वाले हैं। ये वीडियो कमज़ोर छात्र के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। ओके, हालांकि इससे आपको एक अंदाज़ा भी लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं और सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ओके, पहले हम लोग मैथ रीजनिंग कर लेते हैं, बाकी बाद फिर जो भी बच्चे खुचे होंगे सभी को कर लेंगे। ओके, तो देखिए, पहले हमसे करने से पहले आप भी वीडियो रखकर करने का कोशिश कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, इस क्वेश्चन को कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने रोक कर किया होगा। तो चलिए इसको करते हैं। एक घन के किनारों की लंबाइयों का योग एक वर्ग के परिमाप के आधे के बराबर है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ की चर्चा हुई है, एक घन और एक वर्ग का चर्चा हुआ है। तो इन दोनों के बारे में कुछ हल्का फुल्का जानकारी होनी चाहिए, है कि नहीं। कि अगर घन को देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से फिगर बना सकते हैं। ओके, ठीक, और वर्ग जो कि आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे। तो इन दोनों में फ़र्क यही है कि ये 3 डायमेंशन वाला है, यानी त्रिविमीय, और ये द्विविमीय फिगर है वर्ग। तो इसके भी सभी भुजा बराबर होते हैं और इसके भी सभी भुजा बराबर होते हैं। ठीक, लेकिन अगर इसमें बोला जाए किनारों की लंबाई, तो इसमें टोटल कितने किनारे होते हैं, है कि नहीं। तो इसमें अगर गिनिएगा टोटल किनारा तो आपको पता चलेगा 12 को होता है। कैसे, थोड़ा सा मेरे साथ गिनने का कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने किनारे होते हैं? 12। और इसकी भुजा को हम जो है कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और इसकी भुजा को हम बी मान लेते हैं। ठीक, तो देखिएगा कैसे आसानी से इसको किया जा सकता है। ठीक, तो इसकी भुजा को हमने बी मान लिया, तो इसके टोटल किनारों का योग क्या होगा? जब सभी भुजा समान होती है घन की, तो इसका मतलब 12 भुजा है, उसको गुना इसकी भुजा से गुना कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। दूसरी बात, इसने क्या कहा? वर्ग के परिमाप के आधे के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? आपका जवाब होना चाहिए 4 गुना भुजा, ये ना। तो इसका आधा, तो ये 2 गुना भुजा, तो 2 भुजा के जगह पर हमने क्या माना? बी। भुजा के जगह पर हमने क्या माना? बी। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसको अगर कटा भी दीजिएगा यहाँ से, तो ये कितने टाइम? 6 टाइम, यानी 6a बराबर आपका b है। ठीक है, इतना रहने देते हैं, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अधिघन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के छठे भाग के बराबर है। ठीक, तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी? यानी कहने का मतलब जो इसका आयतन है इसके क्षेत्रफल के छठे भाग के बराबर है, यानी वर्ग के क्षेत्रफल के छठे भाग के बराबर है। तो चलिए पुनः इधर करते हैं कुछ। तो घन का आयतन क्या होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए भुजा क्यू, यानी भुजा पर पावर 3, है ना। तो घन का आयतन भुजा पर पावर 3, और इसकी भुजा को हमने क्या माना है? ए। तो इसका मतलब ए क्यू, ये है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, और इसकी भुजा को हमने क्या माना है? बी। इसका मतलब बी स्क्वायर, यानी वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान, यानी ये संख्यात्मक मान है,
इसके छठे भाग के बराबर, इसका छठे भाग के बराबर है। ठीक है, तो ये दूसरा लाइन से पता चला। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर, हमको पूछा किसके बारे में, वर्ग की भुजा के बारे में, यही ना। तो वर्ग की भुजा को बी माने हैं, वर्ग की भुजा को हमने क्या माना है, बी माना है। तो ठीक है, तो हम बी को ही फाइंड कर लेते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि आप बी को ही फाइंड कर लीजिए, बी क्या होगा। तो क्या हम ए बराबर यहाँ से बी बटे 6 लिख सकते क्या, ये बी ऊपर में है, बटे में 6 लिख सकते हैं क्या? आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल। तो ए के जगह पे ये चीज़ को आप पुट कर दीजिए ना। तो ए के जगह पे b/6 का क्यूब है, तो क्यूब इधर b² बटे 6। तो इधर क्या हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा, b पर पावर क्यूब 3 बार पावर कीजिएगा तो क्यूब होगा। तो यहाँ पर यानी 6 पर पावर कह सकते हैं 3, या तो 6 का क्यूब ही कर दीजिए, 6 36, 6 के 216 है कि नहीं। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो यहाँ 216 लिख दीजिए, दोनों हिसाब किताब बराबर है। तो b² बटे 6। तो क्या इस 6 से हम इसको 2 टाइम 6 पर पावर 2 लिख सकते हैं क्या कटाकर? तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 6 पर पावर 1 है और ये 6 पर पावर 3 है। तो भागा में क्या होता है, मान लीजिए ए पर पावर 3 है और ए पर पावर 2 है, तो भागा में ये क्या होता है, पावर घट जाता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब इसका आंसर हो जाना चाहिए ए। तो सेम कंडीशन यहाँ किया, नीचे नीचे आप कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर कटा सकते हैं अगर बराबर हो तो। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हुआ, तो यहाँ से ये b से ये b एक टाइम में तो कट जाएगा, है कि नहीं। यहाँ b पर पावर 2 है, यहाँ b पर पावर 3, अगर कटा देंगे तो सिर्फ b बच जाएगा। तो यहाँ से b बराबर ये 6 के 2 यानी 6 पर पावर 2 है, 6 पर पावर 2, तो b बराबर कितना आ गया 36। और b ही हमने माना है वर्ग की भुजा, और जो हमसे पूछा है वर्ग की भुजा क्या होगा 36 इकाई। कोई यूनिट तो दिया ही नहीं था कि सेंटीमीटर है कि मीटर है, तो इसलिए हमने मान लिया 36, और आया तो इकाई लगा सकते, यूनिट लगा सकते हैं 36 इकाई। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। चलिए इस रीजनिंग को कीजिए, देखिए अब जो है इसको गौर से देखिए कि बोल रहा है अगला इसमें क्या भरा है। तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें आना चाहिए। हम इस कोना को पकड़ते हैं, ये कोना को, ये कोना पहले इसके सीधा में है, अब किसके सीधा में, इसके सीधा में, अब किसके सीधा में, कहीं ना कहीं ये कोना घूमकर इस सीधा में आ गया और ये अब इस सीधा में जा रहा है। तो इसका मतलब पहले यहाँ है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर इधर गया। तो इसका मतलब अब जो जाएगा ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ऊपर सभी के सभी है, ऊपर में सभी के सभी है घुमा हुआ, ये इस तरफ से सीधा हो जाना चाहिए, इस तरफ से सीधा हो जाना चाहिए था। ओके, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें स्टार ये वाला नहीं है, तो इसमें है, फिर इसमें नहीं है, फिर इसमें है। तो इसका मतलब इसमें नहीं होना चाहिए स्टार, तो स्टार सी नंबर में नहीं है, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। देखिए जिस तरह का पूछा गया तो उसी तरह का नहीं करवाएंगे, अब कहाँ से हम चुन कर लाए, है कि नहीं। अगर बोलिएगा तो मैं सिर्फ मैथ का या तो सिर्फ रीजनिंग का भी करा सकता हूँ, करवा दूंगा। सिर्फ जैसे कहने का मतलब कि एक पेपर का जितना भी मैथ है उसको बोलिएगा तो उसको करवा देंगे, या तो रीजनिंग जितना है उसको करवा देंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि टोटल इसमें जो पेपर था 29 शिफ्ट में हुआ था, 29 शिफ्ट में, और हमने लगभग क्या ये लास्ट शिफ्ट का ही करवा रहा हूँ, यानी 31 अगस्त शिफ्ट 2 लास्ट शिफ्ट ही था।
तो इसका ये पार्ट 1 रहेगा और इसके बाद पार्ट 2 आएगा, क्योंकि इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं। तो 75 क्वेश्चंस कराना थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, तो जिसके लिए इसे मैं 2 भाग में बांट दिया हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो इसमें लगभग 35 से 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी बात जो बचे होंगे वो पार्ट 2 में, ये लास्ट वीडियो रहेगा प्रीवियस ईयर का। उसके बाद आप लोग बताइएगा कमेंट में, क्या मैं या तो प्रीवियस ईयर का सिर्फ मैथ करा दूं या प्रैक्टिस पेपर करा दूं। आप जो कमेंट में कीजिएगा मैं उस पेपर को करवा दूंगा। ओके, तो अब बताइएगा प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस पेपर चाहिए। प्रीवियस ईयर में सिर्फ या तो मैथ का दूंगा या रीजनिंग का, बाकी बात प्रैक्टिस सेट में आपका सभी आ जाएंगे, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हो सके तो करंट अफेयर को भी इंक्लूड कर देंगे। ओके, तो आपकी इच्छा आप कमेंट करके बताइएगा, तभी तो मैं आगे करवाऊँगा, अन्यथा फिर हमारी इच्छा जिस तरह से हो सके उस तरह से मैं करवा दूँगा। अन्यथा आप कमेंट कीजिएगा तो आपकी इच्छा से चलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी रीजनिंग ही है। कह रहा है कि श्रृंखला में आगे आएगा, ठीक है, आगे आएगा तो यानी कुछ एक घर यहाँ पर होगा, उस घर में कौन सा फिगर आएगा, ये बात पूछ रहे हैं। तो मैं इसको पकड़ता हूँ, इस वाले को पकड़ता हूँ। ये पहले यहाँ है, फिर यहाँ आया, फिर थोड़ा सा और खिसका यहाँ आया, फिर थोड़ा सा और खिसका यहाँ आया, और खिसक के अब कहीं ना कहीं इधर आ जाना चाहिए था, इस फिगर को इधर आ जाना चाहिए। तो इधर मध्य कहाँ पर है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, मारिए ना। यह सब बहुत ईजी होता है, थोड़ा सा आपका ध्यान जो है केंद्रित होना चाहिए फिगर पर। थोड़ा सा 1 आध सेकेंड, दो 4 सेकेंड दिमाग को शांत करके देखिएगा ना, तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए, मैथ के भी इसमें अच्छे से प्रश्न है। ये अभी रीजनिंग सबका ही शुरू में है तो इसको करवा देते हैं, बाकी बात मैथ को भी करवाएंगे, आप बने रहिए। यदि दी गई श्रृंखला के दूसरे आधे भाग को उल्टा करते हैं, ठीक है, तब दाएं से 9वें पद के बाएं से 5वां कौन होगा, ठीक है। तो इसमें पहले हम टोटल गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो है, तो इसका मतलब आधा कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक में आधा है, बी और यू के बीच। फिर बोलता है आधे भाग को पलट दिया जाए, आधे भाग को पलट दिया जाए। पलट देने का मतलब परसेंटेज इधर है तो यहाँ पर परसेंटेज लिख दीजिए, एफ इधर हो जाएगा, क्यू इधर हो जाएगा, फिर इस तरह से परसेंटेज, अच्छा डी एफ, डी पहले डी भी आता। कहने का मतलब देखिए, हालांकि बिना किए भी कर सकते हैं, अभी बता रहा हूँ कैसे। परसेंटेज डी एफ क्यू 1 एट द टी जेड जे यू, ये हमने पलट दिया और इसको यहाँ पे सटा देना, लिख देना सेम टू सेम, तो एक नया भाग बन गया। तो अब बोल रहा है दाएं से 9वां, दायां किधर, इधर, इधर से 9वां जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ है, उसके बाएं से 5वां, इसके बाएं से 5वां, 1 2 3 4 5, ये 6 आपका राइट आंसर। कहने का मतलब इसका बायां क्या, अगर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं उधर मुंडी करके पीछे साइड, तो आपका बायां किधर, इधर ही ना होगा, तो इधर ही जाना होगा, है कि नहीं। भले आप इधर दाएं से आ रहे हैं लेकिन आपका बायां किधर, इधर ही जाएगा, है कि नहीं। तो इधर गिनना है तो 6 राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैं इसको जो है शॉर्ट कोट करने वाले थे, बताते हैं कैसे। देखिए समझिएगा, बिना लिखे आंसर आ सकता है। इसने बोला कि आधा भाग को पलट देना है, ठीक है, आधा भाग पलट देंगे, लेकिन इसने कहा दाएं से 9वां, इधर से 9वां जाना है, और इसके बाद
उसके बाएं से और 5 वहाँ, इधर से और 5 जाना है, तो इसका मतलब 9 5 14, आगे इधर 14 जाना है, इधर से लेकर 14 जाना है। 10 पलटे या ना पलटे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट यहाँ से 14 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। राइट आंसर है कि नहीं? तो जरूरी है क्या पलटना, लेकिन समझाने के लिए काफी था। तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको कीजिए। दो पाइप एक्स वाई एक टैंकी को अलग अलग क्रमशः 48 घंटे और 72 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोला जाता है तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा? चलिए करते हैं। या तो आप इसे एलसीएम मेथड से कीजिए, या मैं एक मेथड और बताऊंगा जो कि मुश्किल से 10 सेकंड लग गया वो बहुत है इस सवाल के लिए, लेकिन इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन रहेगा, मैं बताऊंगा आगे। एक्स और वाई, एक्स 48 घंटा में और वाई 72 घंटा। 72 घंटा मिनट है, 72 मिनट में भर सकते हैं। तो दोनों एक साथ किया जाए, तो इन दोनों का पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 48 और 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा? मेरे उम्मीद से 144 होना चाहिए। क्या ये 3 से गुना करेंगे? हाँ बिल्कुल, 72 144 होगा। देखिए ये छोटा छोटा डाटा का आपको एलसीएम निकालने के लिए आना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आप में थोड़ा कमी है, उसको सुधार कीजिए, क्योंकि इन सब छोटे छोटे डाटा का अगर आप एलसीएम करने लगे तो कहीं ना कहीं एलसीएम करने में टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो इसका मतलब आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा उसमें टाइम खिंचाएगा। और आपको पता है कि एग्जाम में टाइम कितना मायने रखता है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को रियलाइज किया हूँ कि होता है क्या, क्योंकि मैंने भी कई एग्ज़ाम निकाले हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो कि एनटीपीसी CBT 1 CBT 2 दोनों एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया, ग्रुप डी का भी क्वालिफाई किया। तो हमें इस चीज़ का थोड़ा सा अनुभव है कि टाइम कितना महत्वपूर्ण यानी मायने रखता है। तो चलिए ठीक है, तो 144 को आप 48 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 3। 72 को आप यानी 144 को 72 से भाग दीजिएगा, तो ओके। तो ये जो निकल कर आया आपका, ये क्षमता निकल कर आया। क्या निकल कर आया? क्षमता। ये वाले जो डाटा 2 3 दिख रहे हैं वो क्षमता है, और यहाँ पर जो आपका ये डाटा है 144, ये कुल कार्य है। कुल कार्य यानी इतना काम करना है, इतना यूनिट काम करना है। ये तो आपको समय पता ही है कि यहाँ पे समय का अनुपात दिया हुआ है, यानी क्रमशः दिया हुआ है, तो इतना निकालना है। ठीक है, ये मेथड जो है मतलब कि सर्व जगह यानी सभी जगह सर्वमान्य होगा। इस मेथड को आप किसी भी प्रश्न में यानी जो वर्क एंड टाइम का जो क्वेश्चन होता है, अधिकतर क्वेश्चन में ये मेथड आपका वर्क कर जाएगा। लेकिन इसके बाद वाले जो अभी मेथड बताऊंगा वो भी काम करेगा, लेकिन वह कुछ ही जगह पर करेगा जिसके लिए टर्म कंडीशन होगा, तो उसको देखिएगा। तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि कुल कार्य बराबर जो होता है, कुल कार्य बराबर समय गुना क्षमता, समय गुना क्षमता, समय गुना क्षमता होती है। ओके, ये बात है, तो यही चीज को हम लगाएंगे। तो अब पूछ रहा है कि उन्होंने एक साथ खोला जाता है, उन्हें एक साथ खोला जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर यहाँ से फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, यानी समय बराबर, तो इस समय को इधर रहने दीजिए, क्षमता को नीचे लेते आइएगा, यानी कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य बटे क्षमता, यही तो होगा। तो हमें कुल कार्य कितना है? 144 करवाना है, और हमें समय ही तो निकालना है ना, समय निकालना है, क्योंकि समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। अब क्षमता किसका? दोनों को एक साथ करवा रहे हैं, तो इसकी क्षमता 1 घंटे पर मिनट है 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट काम करेगा ये पर मिनट, 2 यूनिट काम करेगा, तो एक यानी दोनों एक साथ करें तो 1 मिनट में कितने यूनिट करेंगे? तो 5 यूनिट। दोनों को एक साथ करवाना है तो बटे 5, तो इसको भाग दीजिए तो कितना आएगा? मेरे उम्मीद से 5 दूनी
10 बच गया आपका 4, फिर 5 8 40 बच गया कितना 4 5 8 40 यानी 28.8 मिनट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें तो कुछ ज़्यादा समय लगा। अब मैं बताता हूँ कि 10 सेकंड में इसको कैसे किया जा सकता था। देखिए, जब आपको 2 पाइप टंकी कुछ भी दे, 2 आदमी दे, कुछ भी 2 चीज़ दे और उनसे काम करवाया जा रहा हो और वह करने वाला हो, या तो भरने वाला हो, या नहीं कहा जा सकता है कि एक आदमी 10 दिन में कर रहे हैं और दूसरा आदमी 5 दिन में कर रहे हैं, दोनों एक साथ करे तो कितना दिन में उस काम को कर देगा। इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब 2 डाटा हो और दोनों सेम टू सेम हो। खाली सिर्फ यहाँ ये देखना है कि दोनों भरने वाला होना चाहिए, खाली करने वाला नहीं होना चाहिए। इनमें से एक अगर खाली करने वाला हो जाएगा तब फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर यहाँ पर भरने वाला है दोनों के दोनों, तो बस आपको डाटा लगाना है। टाइम के लिए जो निकालिएगा टाइम XY बटे X प्लस Y, तो बस XY यानी 48 गुना 72 और X प्लस Y यानी 48 प्लस 72। ठीक, तो इनको ऊपर जैसे है रहने दीजिए, क्यों इसको दिमाग खपाए है कि नहीं। इन दोनों को जोड़िए, 8 2 10 और 7 4 11 12 कटाइए। 12 से 6 बार में, 12 से 10 बार में। अब 0 को हम नहीं, ये 10 से नहीं कटा रहे हैं, क्यों, आसान करने के लिए। इसलिए देखिए 8 6 48, 6 चौके 24 और 4 28। 10 से भाग देंगे तो इसका मतलब 1 पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा। तो यही तो राइट आंसर है। कितना सेकंड लगेगा इसको हल करने में? 10-15 सेकंड बहुत हो गया है कि नहीं। तो ये तरीका और वो पहले, तो इसका कंडीशन यही है कि जो भी हो 2 व्यक्ति, तो उसका भरने वाला यहाँ पर होना चाहिए। ये नहीं कि एक खाली कर रहा है एक भर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो दोनों खाली करें या तो दोनों भरे, तब उस कंडीशन में इस फार्मूले को आप इस्तेमाल कीजिए, आसानी से बहुत जल्दी निकल जाएगा। और भी ये वाला फार्मूला और जगह भी काम आते हैं। अगर उस तरह के प्रश्न आएंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि और कहाँ कहाँ काम आता है। औसत वाले में भी काम आता है, जैसे 2 चाल दिया रहेगा, उसका औसत चाल क्या होगा, वहाँ भी ये सब फार्मूला काम आता है। आगे आएगा प्रश्न तो ज़रूर बताने का कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। कक्षा अध्यापक ने कक्षा में यह घोषणा किया। देखिए, मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ, क्यों, इसको पढ़ाने में जो टाइम वेस्ट करूँगा पढ़ने में, उससे बेहतर ये पढ़कर आंसर तक मैं पहुँच जाऊँगा। क्योंकि हर एक जितने भी क्वेश्चन है यही चीज़ तो कहता है अधिकतर प्रश्न में, ये कौन सा धारणा निहित है, कौन सा सत्य है। तो इसलिए इसको पढ़ने मैं नहीं पढ़ता हूँ। आपको पढ़ना है पढ़िए, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको मत पढ़िए टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि यह तो छोटा डाटा है, लेकिन एक जगह बड़का डाटा रहता है और फिर भी मीनिंग तो वही रहता है कि कौन सी धारणा निहित है कौन सा नहीं है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को रिकमेंडेड नहीं करता हूँ कि आप इसे पढ़ें। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो कक्षा अध्यापक ने कक्षा में यह घोषणा की कि जो लोग संग्रहालय जा रहे हैं उन्हें कल अपराह्न 3 बजे तक 200 रुपया जमा करना है। ठीक है, तो संग्रहालय जाना अनिवार्य है। अगर अनिवार्य होता तो यहाँ पर कहला ये बात नहीं कहता कि जो लोग संग्रहालय जा रहे हैं, ये जो लोग वाला बात नहीं आता। अगर अनिवार्य रहता तो सीधा कहता सभी संग्रहालय जाओगे और कल 3 बजे 200 रुपया लेकर आना है। बात समझ रहे हैं? यहाँ जो लोग, ये चीज नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए ये गलत बात समझ रहे। दूसरा, सभी छात्रों को 200 जमा करना होगा। भाई सभी छात्र क्यों जमा करेंगे? जो लोग जा रहे हैं वही ना जमा करेंगे। क्या धारणा दो फिल कर रहा है इसको? नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि वही लोग जमा करेगा जो जाएगा। और इसने कहा है सभी छात्रों को 200 जमा करना होगा, क्यों? जो नहीं जाएगा वो क्यों देगा? बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ना तो 1 होगा ना ही 2, धारणा निहित होगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट देखिए दोस्त, अभी तक अगर आप लोग रुके हुए हैं चैनल पर तो प्लीज़ दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा लीजिए, और हो सके तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना बाद में तो भूल जाइएगा, ठीक नहीं। और ये बात जो हमने कहा, यह बात आप बहुतों से सुन चुके होंगे, लेकिन हमें भी बोलना पड़ता है, क्या करें, बिना बोले तो आप कुछ करिएगा नहीं, है कि नहीं। तो चलिए आगे करते हैं। एक ट्रेन 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर यात्रा कर रही थी तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी? ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, या आप सूत्र भूल जाते हैं तो एक ही फार्मूला याद रखिए, उसी से आप सब निकाल लीजिएगा। जैसे मैं कहता हूँ D बराबर ST, मैं इस चीज़ पर हल करता हूँ हमेशा। D आपका दूरी है, S आप ये जो S है आपका स्पीड है यानी चाल है, और ये T समय। इससे मैं करता हूँ, हालांकि मैं यहाँ पर अभी आपको उसी फार्मूला से बताता हूँ। इस फार्मूला से मैं कई जगह बताया हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो चाल तो हमें दिया है, भरिए चाल को, जहाँ चाल दिया है चाल 70 किलोमीटर, और ये सब मीटर और सेकंड में, कहीं ना कहीं ये SI यूनिट में है। किस में है? SI यूनिट में। तो इसको भी SI यूनिट में चेंज कर दीजिए ना, यानी मीटर प्रति सेकंड में। ये किलोमीटर प्रति घंटा में ना है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं आप, 5/18 से गुना कर देते हैं, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। दूरी, अब दूरी क्या लें, तो ये 550 मीटर लंबा ट्रेन है, दूरी जो आपका बनेगा 550 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी बनेगी। तो मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई P है, ओके, तो ये दूरी हो गया। तो दूरी को फिल कीजिए, 550 प्लस P मीटर अपॉन समय कितना लग रहा है, 36 सेकेंड। बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर आपके कदमों में है कि नहीं। 2 बार में कट गया, तो 7×5 = 35, दूनी 70 यानी 700। इसको सब पूरा को गुना कर दीजिएगा तो 700 बराबर 550 प्लस P। इसको इधर लेते आइएगा तो P बराबर क्या हो जाएगा, 700 माइनस 550, यानी इसको घटा दीजिएगा तो 150 हो जाएगा। 150 मीटर, जो कि P हम क्या माने हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अच्छा, प्लेटफॉर्म की ही लंबाई दी थी, ट्रेन की लंबाई, चलिए ट्रेन की लंबाई को T मान लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म की ही लंबाई को दिया था, यहाँ पर जो दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, एक ट्रेन 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी थी। तो मान लीजिए ये T थी ट्रेन की लंबाई, और यहाँ भी जो निकला वो T निकला। क्या निकला, T। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही है। फिर भी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 150 मीटर। लेकिन मैं दोस्त ये कहता हूँ कि आप थोड़ा सा स्टेप को मन में ही सोल्व कर लीजिए, 1-2 स्टेप को मन में सोल्व कर लीजिएगा, तो लिखने में जो है जितना टाइम लगेगा वह बचत होगा, आपकी टाइम की बचत होगा। हालांकि आपको तो पता है कि एग्ज़ाम में जब देने, अगर अभी तक एक भी एग्ज़ाम दिए होंगे, तो अगर मतलब किसी भी एग्ज़ाम, तो आपको एक पेज मिलता होगा, उसी पेज में आपको पूरा सॉल्यूशन करना है। एक्स्ट्रा दिया जाता है, एक्स्ट्रा अगर मांगिएगा तो देगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि जितना बड़ा पेज देता है वह काफ़ी है, 100 क्वेश्चन करने के लिए वह काफ़ी है एक अच्छे स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे भी मेरा कहने का मतलब, अगर कम ही पेज में आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समय को बचा रहे हैं, कुछ स्टेप को गायब कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि ये स्टेप और आगे बढ़ सकता था, इस कहने का मतलब ये, इसको हम यहाँ से पूरा यहाँ गुना करते हैं, फिर इसको कटाते हैं, तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने कहा कि यहाँ से डायरेक्ट इसको कटा दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक स्टेप यहाँ, तो जैसे ही हमने, और देखिए स्टेप को कम कर सकते थे, ये स्टेप नहीं लिख सकते थे, डायरेक्ट हम करते हैं 35 यानी 5 दूनी 10,
गुना 70 तो 700 सीधा हो गया। 700 में ये 550 घट जाता है तो 150 बच जाता है और आपका आंसर आ जाता है। क्या इतना लिखना ज़रूरी था क्या? नहीं था, बस मैं समझाने के लिए लिखता हूँ। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बहुत स्टेप को जो है हटाने का कोशिश कीजिए कि ज़्यादा स्टेप ना लिखें। बात समझ रहे हैं? तो इससे होगा टाइम की बचत होगा। अगर आप 10 सेकेंड भी टाइम बचाएं पर क्वेश्चन में तो 60 क्वेश्चन, मेरा कहने का मतलब इसमें 75 क्वेश्चन है तो इसका मतलब 75 गुना 7 यानी 750 सेकेंड, यानी 75 गुना 10 कीजिएगा, 750 सेकेंड बचा। इसको मिनट में चेंज करिए, देखिए कितना टाइम की आपकी बचत होता है। और उतना टाइम में आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा एक्स्ट्रा। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा स्मार्ट तरीके को अपनाइए, अन्यथा आपकी इच्छा, आप क्या करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज्ञान की बातें बहुत हो गई। चलिए, प्रमोद एक दीवार को लाल रंग से 12 घंटे में पेंट करता है और विरजन दीवार को पूरी तरह से लाल रंग से 16 घंटे में पेंट कर सकता है। ठीक है, प्रमोद और विरजन दीवार पर केवल सीमेंट के होने से लेकर पूरी दीवार में लाल रंग से पेंट किए जाने तक बारी बारी एक घंटे के लिए कार्य करता है। पूरी तरह लाल रंग से पेंट करने के लिए कितने घंटे लगेंगे? देखिए यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट लगा सकते थे एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, लेकिन यहाँ पर इस वजह से नहीं लगेगा। मैं कारण बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखिए बारी बारी से बोल रहा है। 1 घंटा ये प्रमोद करेगा तो 1 घंटा फिर विरजन करेगा, तो इसलिए यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगा सकते। अगर कहता कि दोनों एक साथ मिलकर कितने देर में कर सकते थे तो ये आप कॉन्सेप्ट लगा सकते थे। बात समझ रहे हैं? तो चलिए देखिए इसको करिए। एक प्रमोद नाम का कोई व्यक्ति है जिसने 12 घंटे में पेंट कर सकता है और एक विरजन नाम का कोई व्यक्ति है जिसने वह 16 घंटा में कर सकता है। और इन दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे तो वह जो होगा वह कुल दीवार का क्षेत्रफल मान सकते हैं, कुल काम मान सकते हैं, जो भी मानिए वो होगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना? 48। तो इसको आप भाग दीजिए, तो 12 से भाग दीजिएगा तो ये 4, इसको 12 से भाग दीजिएगा तो ये 3। ठीक, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इतना करना होगा। तो अब बारी बारी से काम करें। तो मैं कहता हूँ एक ये प्रमोद है और एक विरजन है। पहला घंटा प्रमोद करेगा तो इसने कितना यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट, क्योंकि उसकी क्षमता है पर घंटे 4 यूनिट काम करने का। या तो अगर हम इसको कहते हैं कितना सेंटीमीटर स्क्वायर काम करना है तो ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर घंटा कर रहा है। बात समझ रहे हैं? और ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर घंटा कर रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल है तो हालांकि अगर दूसरा 1 घंटा ये किया, उसके बाद दूसरा घंटा जैसे आया ये व्यक्ति आ गया, बी आ गया, नहीं विरजन आ गया और इसने 3 काम कर दिया। इस हिसाब से 1 घंटा इसने लिया, 1 घंटा इसने, तो टोटल 2 घंटा। 2 घंटा में अभी तक में काम कितने हुए हैं? 4 3 7 काम। कितने काम हुए हैं? 7 काम। कितने घंटे में? 2 घंटे में। हम कहते हैं ये 48 काम ना हमको करवाना है। मेरी बात को थोड़ा सा यहाँ पर गौर से समझिए। हमको ये टोटल 48 काम करवाना है, लेकिन 2 घंटा में 7 काम हो रही है। तो हमको 48 तक पहुँचने के लिए, इस काम में 48 काम तक पहुँचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस 7 में, अगर हम इस 7 में 7 से गुना कर दें तो 49 हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर इस 7 में हम 7 से गुना कर दें तो 49 काम, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे कम लेना है। तो हम कहते हैं 6 से गुना कर दीजिए दोनों साइड, तो ये 6 दूनी 12 घंटा और इधर 6 से 42 यूनिट काम हो गया, या 42 सेंटीमीटर स्क्वायर काम हो गया। अब काम बचे कितने? मेरी बात को यहाँ पर गौर से थोड़ा सा समझिएगा। अब काम बचा कितना? 48 में से 42 काम हो गई 12 घंटे में, तो अब कितने काम बच रहे हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए कि 6 काम बच रहे, क्योंकि 42 काम हो चुकी है। 48 में से 42 काम हो चुकी, तो 6 काम बचेगा। तो अब 6 काम को कौन करेगा? जब हम 6 दिन काम करवाएं, इसका मतलब पहला दिन अगर पी कर रहा है, दूसरा दिन बी आएगा।
यानी सम संख्या पर कौन आ जाता है बी, तो अब विषम संख्या पर कौन आएगा, ये पी आएगा। विषम संख्या पर कौन आएगा, पी। यानी 7वां दिन काम जो करेगा, 7वां दिन कहने का मतलब 12 दिन हो गया, यानी 13वां दिन जो काम करेगा वह पी काम करेगा, और 13वां दिन आकर पी इस 6 यूनिट में 4 काम कर देगा, पी बच गया। अब कितना, 6 में से 2 काम बच गया, तो उस 2 काम को कौन करेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए बिरजेन करेगा, क्योंकि सम संख्या पर ये बी वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो करेगा। तो 2 और इसकी क्षमता कितनी है, 3, तो ये घंटे में है, किसमें है, घंटे में। तो इसको आप मिनट में चेंज कर दीजिए, तो इसको 60 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 20 या 60 और 20 दूनी 40 मिनट। अब यहाँ पर समझिए 12 घंटा यहाँ काम, अब अगर हम समय बराबर कहें कि क्या होगा दोस्त, तो 12 घंटा यहाँ लगा 42 काम करने में, 12 घंटा, 1 घंटा पी आया, यानी 13वां घंटा पी आया, और कहने का मतलब 1 घंटा यहाँ पर पी ने कर दिया, फिर जो बचा हुआ था बी ने 40 मिनट काम किया, 40 मिनट। ओके, तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये कितना, 12 13 घंटा 40 मिनट, 13 घंटा 40 मिनट। अच्छा प्रश्न था दोस्त, थोड़ा ये इसको समझना पड़ेगा, समझिए तभी आपको भला है कि नहीं। देखिए दोस्त, अगर मेरे मुंह से कभी थोड़ा सा निकल जाए, कुछ लगे कि नहीं ये बात नहीं बोलना चाहिए, तो उसके लिए सॉरी दोस्त, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा बोलूँ कि किसी को हमसे कोई शिकायत ना हो, तकलीफ ना हो। बाकी बात अगर बुरा लगता है तो उसके लिए सॉरी दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दी गई प्रश्न आकृति किसी एक उत्तर आकृति में छिपी हुई है, तो उत्तर आकृति कौन सी है, ठीक है। तो ऐसा वाला फिगर इन 4 फिगर में से कहाँ है, तो हमें तो डायरेक्ट ही दिख गया। आप भी थोड़ा सा गौर करके इसको 1-2 सेकंड देखिए, फिर ऑप्शन पर जाइए। तो मैंने यहाँ पर देखा इस तरह का फिगर हमारा यहाँ दिख रहा है, यहाँ ये क्या सही बात है कि नहीं, क्या ये सेम टू सेम है कि नहीं, बिल्कुल है। तो हमें बी में ही दिखा और बी ही राइट आंसर है। ओके, बाकी बात आप ढूंढिए, मेरे से तो यही है और कहीं नहीं है। नेक्स्ट, 16% लाभ वाली एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा गया था तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। तो हमें हानि निकालने के लिए पहले क्रय मूल्य निकालनी होगी, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि हानि कितनी होगी। तो मैं इसका देखिए, एक तो सिंपल तरीका होगा, जैसे कि आप जोड़ घटाव करके गुना करके भाग करके ला लीजिएगा। मैं एक तरीका बताता हूँ। ये 16% लाभ कहने का मतलब, मान लेते हैं सीपी 100% है, सीपी 100% है, तो एसपी क्या हो जाएगा, यानी 16% लाभ और क्रय मूल्य कितना 100, तो एसपी क्या हो जाएगा उसमें, यानी कहने का मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट प्लस सीपी, प्रॉफिट प्लस सीपी। तो इसीलिए मैं प्रॉफिट 16% और सीपी 100, तो 116%, और इसी 116% का मान ये 435 दिया है, 435 दिया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, कुछ कटा पिटा के निकाल सकते हैं क्या, हमको 100 तक पहुँचना है। कहाँ तक पहुँचना है, 100 तक, 100% तक। तो कैसे पहुँच सकते हैं, तो इसको देखिए किससे हम कटा पिटा सकते हैं। तो 8 और किससे कर सकता है, मैं इसको शॉर्टकट तरीके से बनाया था, इसलिए मैं देखिए कराने से पहले मैं खुद पूरे पेपर को सोल्व करता हूँ, तभी मैं पेपर करवाता हूँ। क्योंकि मान लीजिए कि मैं करवाते वक्त फंस गया तो आपका टाइम वेस्ट होगा कि नहीं, तो इसलिए मैं इसको शॉर्टकट तरीके से किया था, इसीलिए नहीं कटाया। तो मैं यहाँ पर कटाने का कोशिश करता हूँ। 4 से तो नहीं कटेगा, 16 नामा
4 3 7, 5 12, 3 से कटाते हैं, 3 से 3 दिया 9, बच गया 2, नहीं कट रहा है। चलिए इसको दूसरे तरीके से हम करते हैं, हालांकि कटेगा, आंसर तो आएगा, ये बात फिक्स है। आंसर ऐसे चलिए करते हैं, कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि 1% बराबर कितना होगा, 435 बटे 116 है, होगा कि नहीं? तो इतना होगा। तो हमें 100% चाहिए, दोनों साइड 100 से गुना कर दीजिए, दोनों साइड 100 से आप गुना कर दीजिए, तो इधर भी 100 से गुना कर दिए, तो ये 100% बन गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो क्या अब 4 से कटेंगे, ये 4 से, 4 दूनी 8, 4 9 36, और ये 4 से 25 बार में, ये 29 से आपका 15 बार में, तो आ तो गया 100% का मान। 100% बराबर 25 गुना 15 यानी 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 7 से 30, 375, यानी 100% का मूल्य जो आया हुआ 375, यानी इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। कुछ गड़बड़ आ गया क्या? अच्छा ऐसे था, ओके, फिर से इसको करते हैं। अब ठीक है, ठीक। देखिए 100% का मान 375, इसका मतलब उसको 375 रुपये में खरीदा गया और 330 रुपये में बेच रहा है, तो हानि कितने की हो रही है? तो आप इसमें घटा दीजिएगा इसको, है कि नहीं? तो 375 में खरीदें और 330 में बेच रहे हैं, तो हानि कितने रुपए का? 40 रुपये का। और निकालना है हानि प्रतिशत, तो किस पे निकलता है? जब भी निकलता है हानि प्रतिशत निकालिए, लाभ प्रतिशत निकालिए, वह भी क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य कितना? 375 गुना प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100, तो बस इसको कटाइए पिटाइए, देखिए आपका आंसर तक आप पहुँच जाइएगा। तो मैं कहता हूँ 5 से 8 बार में, 5 से 5 7 35 55 25, तो ये 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, 25 से, अरे 45, देखिए गलती में कटा रहा हूँ, 40 का अंतर थोड़ी ना होगा, ये 75 है और ये 330 है, तो 45 का ना अंतर होगा। कितना का होगा? 45 रुपया हानि हो रहा है। और हानि प्रतिशत बराबर आपको फार्मूला तो पता ही होना चाहिए, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यही ना, क्रय मूल्य। तो आपका हानि कितना निकला? 45 रुपये गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना? 100, हमने क्रय मूल्य को 100% माना है और 100% का मान 375 है, तो बटे 375। तो अब इसको कटाइए, देखिए कितना आता है। तो 5 से 9 बार में, 5 से 5 7 25 बार में, ठीक है। 3 से 3 9 जो है 3 बार में, और ये आपका 25 बार में, और ये 25 चौके 100, ऊपर क्या बचा? 4 दिया 12% आपका हानि हो जाएगा। ये राइट आंसर। हालांकि इतना नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मैं बताता हूँ क्या कीजिए। आप इस प्रतिशत को पकड़िए, इस प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू यानी क्या हो जाएगा? 4/25। इस 16% को आप भिन्न में बदलिएगा तो 4/25 हो जाएगा। कैसे? 16 है ना, 16% को नीचे लिखने के लिए 100 से 4 चौके 16, 25/100, 25 चौके 100, तो ये 4/25 आया। अब यहीं से हम खेला करते हैं, देखिए ये 25 आपका सीपी है और ये 4 आपका प्रॉफिट है, 4 आपका प्रॉफिट है, तो एसपी क्या हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट यानी 29, और इसी 29 का मान 435, 435, इसी 29 का मान कितना है? 435। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? यही 29 का मान 435। तो हमको 25 का मान चाहिए, सीपी चाहिए 25, तो हम क्या कहते हैं? इसको भाग दे दीजिए, 435 बटे 29 गुना, हमको निकालना है कितना? 25।
25 का मान निकालना है कि नहीं, CP 25 का मान निकालना है तो हम 25 से गुना कर देते हैं, तो ये 15 बार में कट गया, यहाँ से डायरेक्ट निकल गया 375। CP क्या निकल गया आपका 375, और यानी क्रय मूल्य आपका 375, विक्रय मूल्य यहाँ 330 से बोल रहा है, अगला बार जो बेचना है 330 में बेचना है। तो हानि कितने की 45 की, कितने पर 375 पर और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कीजिए, आपका आंसर। तो ये तरीका एक अल्टरनेटिव तरीका है जो कि बेस्ट तरीका हो सकता है, लेकिन समझने पर, नहीं तो फिर आपके मतलब किस कान से घुसेगा दूसरे कान से निकल जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट चलिए इसको कीजिए, क्या कह रहा है, इस डाटा को रहने दीजिए, आप यहाँ से पढ़िए। वे चार जो इनमें से जितने भी चार है जो उनके दाईं ओर की संख्या से पूरी तरह विभाज्य है, ये हमने चार लिखा। पैटर्न जो बोल रहा है उसको लिख लीजिए, पैटर्न जो बोल रहा है उसको आप लिख लीजिए। ये चार है, इसके दाईं तरफ की संख्या से विभाज्य होनी चाहिए, इधर जो संख्या होगा उससे भाग लगना चाहिए, लेकिन उनकी बाईं तरफ की संख्या से भाग नहीं लगनी चाहिए। ये मेरा पैटर्न है, इस पैटर्न को पकड़ते हैं। चार कहाँ कहाँ है, यहाँ है, फिर कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब, दाईं ओर की संख्या से पूरी तरह विभाज्य हो लेकिन उनकी बाईं ओर की संख्या से विभाज्य नहीं हो, इस कंडीशन को कहाँ पर फॉलो कर रहा है, चलिए पकड़ते हैं। इस चार को पकड़ते हैं, क्या इस 5 से विभाज्य हो रहा है, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, इसका मतलब यहाँ तक ठीक है। क्या इस चार इस बगल वाले से विभाज्य हो रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ बिल्कुल हो रहा है, मतलब एक तो हमें मिल गया, एक वो मिल गया। अब दूसरा चार पकड़ते हैं, इस चार को पकड़ते हैं, इसके बगल वाले चार को, इस चार को पकड़ते हैं, इस चार के बगल वाले से विभाज्य हो रहा है, जो कि ये कह रहा है कि नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये चार आप नहीं ले सकते हैं। इस चार को पकड़ते हैं, क्या इधर वाले से विभाज्य है, तो बिल्कुल है। क्या एक से हम चार को भाग नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, तो ये भी चार काम में नहीं आएगा। चलिए इस चार को पकड़िए, क्या इधर वाले से विभाज्य है, तो नहीं है, यहाँ पर काम आ रहा है। क्या इधर वाले से विभाज्य है, तो नहीं है, दोनों साइड नहीं है, तो ये भी चार आपका काम नहीं आएगा। तो अभी इस चार को पकड़िए, क्या इसके बगल वाले से, देखिए इस चार को पकड़िए, क्या इसके बगल वाले से विभाज्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ तक ठीक है। क्या इसके इधर साइड वाले से विभाज्य हो रहा है, 3 से विभाज्य हो रहा है, तो इधर वाले से भी नहीं होना चाहिए, और जबकि इसने कहा है कि इधर वाले से विभाज्य होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो हमें सिर्फ एक ही ऐसा पैटर्न मिला, तो ये एक राइट आंसर हो जाए। ओके, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ दोस्त, गर्मी बहुत है और मैं फैन बंद करके चला रहा हूँ। किसी दिन मैं अपना सेटअप करने का मतलब स्टूडियो दिखाऊंगा कि मेरा स्टूडियो किस तरह का है, फिर आपको बिलीव होगा कि जो मैं करता हूँ, पर डे वीडियो बनाता हूँ, कितना मुश्किल है। और उस पर अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो आपसे बुरा कौन हो सकता है। चलिए ये तो मजाक था, लेकिन मैं ज़रूर दिखाने का कोशिश करूँगा, लेकिन अभी नहीं, और कुछ दिन बाद। तो प्लीज़ बैठ कीजिए। ओके चलिए कीजिए। तो ये तो हो गया। हाँ, और कुछ दोस्त कमेंट किए थे कि आपका टेलीग्राम चैनल कहाँ पर मिलेंगे। तो मेरा टेलीग्राम चैनल का मैं या तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, वहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के अंत में मैं QR लगा दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हम PDF वगैरह डाल दिया करते हैं। फिलहाल मैं अभी PDF पर काम कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि सारा PDF एक ही बार दे दूँ। तो
बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएगा। हालांकि बहुत सारे पेपर का PDF मैं दे चुका हूँ, बात समझ रहे हैं, और उस पर क्यूज टाइप का भी क्वेश्चन मैं डालता हूँ, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो हालांकि अगर नहीं ज्वाइन हो रहा है तो आप QR से कर लीजिएगा, अन्यथा कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट के रिप्लाई में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से कर दीजिएगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट, चलिए इसको कीजिए। मैं इसमें एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, जो भी पेपर में है वही सारा क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये नहीं कि मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगर बोलिएगा तो मैं क्वेश्चन खुद सेम टू सेम टाइप करूँगा, लेकिन डाटा वगैरह चेंज करके कुछ थोड़ा अच्छा लेवल बनाकर उसको क्वेश्चन में थोड़ा कुछ घुमा फिरा के बना के दे सकता हूँ, अगर बोलिएगा तब। अन्यथा फिर रहने देते हैं, प्रीवियस ईयर ही करा देंगे, या तो बोलिएगा तो प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, जो आप लोगों को इच्छा हो उसके अनुसार करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होगा, यानी 18 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत, 18 मिनट एक दिन में कितने मिनट होंगे, तो एक दिन में पहले घंटे कितने होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं, और 24 को मिनट में, घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुना करते हैं, यानी इतना मिनट एक दिन में होंगे टोटल, है कि नहीं। ये भी मिनट, ऊपर भी मिनट, और ये भी मिनट में चेंज हो गया। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कीजिए, आपका आंसर, ये मिनट से मिनट खत्म, 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, और ये 3 से 20 बार में, और ये 20 से 5 बार में, यानी घुमा फिरा के कट के 5/4 आ गया, और 5/4 के कहने का मतलब 1.25, ये आपका निकल जाएगा। ये नहीं, ऑप्शन ए में है 1.25%। ओके, तो ये इजी ही है। कुछ दोस्त को लगता होगा कि एक दिन का मतलब 12 घंटा होता है, नहीं, एक दिन को जब भी काउंट किया जाता है तो वह 24 घंटे में काउंट किया जाता है। तो इस तरह मैं भी कंफ्यूज कभी हुआ करता था, लेकिन ये कंफ्यूजन मेरा बहुत दिन पहले ही दूर हो गया। तो आप भी इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए कि एक दिन में 12 घंटा होता है और एक रात में 12 घंटा होता है, तब जाकर मिलकर एक दिन रात बोलेगा तब समझेंगे कि 24 घंटा है। ऐसा नहीं सोचना है, अगर एक दिन बोले तो आपको 24 घंटा लेना है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य है। तो मैं कहता हूँ भाग देने से बेहतर है कि विभाज्यता का कुछ रूल आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ 12 को आप देखिए गौर से, तो ये इसमें कौन कौन सी संख्या है, 3 गुना 4, इसमें 3 है और 4 है। इसका मतलब 3 का रूल होता है कि वो सभी को जोड़कर, दी गई सभी संख्या, जितनी भी संख्या उसको जोड़कर आप 3 से भाग दे दीजिए। अगर लग गया तो आपका हिसाब किताब हो जाएगा कि हाँ वो 3 से भाग लग जाएगा। और 4 से भाग लगने का मतलब कि अंतिम का 2 संख्या को भाग देकर देखिए क्या 4 से कट रहा है। अगर अंतिम का 2 संख्या 4 से कट रहा है, इसका मतलब हुआ पूरे संख्या 4 से कट रहा है। तो हमको 12 से कटाना है ना, तो 12 से 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो वही चीज़ करेंगे। देखिए, तो अब मैं 4 से चेक करता हूँ, तो 4 अंतिम में, 12 सभी में, इसका मतलब सभी 4 से कटेंगे। तो 4 से काम नहीं बना, अब मैं 3 से देखूंगा। किससे? 3 से। 3 से कटाने का रूल हमने क्या बताया? या तो मैं देखिए कहता हूँ 3 6 3, ये है, इसको आप पूरे को जोड़िए, इसको भाग लगाना है 3 से और पता करना है कि ये पूरे तरह से कटेगा कि नहीं। तो आप इसको क्या कीजिएगा कि सबको जोड़िए, 6 3 9 3 12, और 12 को पुनः 3 से भाग देकर देखिए कट रहा है पूरा पूरी। तो आपका जवाब हो गया हाँ बिल्कुल कट रहा है। तो आपने क्या किया, तो सबको ऐड किया और 3 से भाग दिया, तभी तो पता चला। या मैं कहता हूँ दूसरा कंडीशन, थोड़ा सा मेरा बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। या मैं कहता हूँ कि जितना भी 3 दिख रहा है, ये 3 खत्म, क्या ये 6 3 से कटेंगे? कटेंगे। तो इसको भी खत्म। क्या ये 3 कटेंगे? कटेंगे। इसका मतलब पूरे संख्या 3 से कट गया। बात समझ रहे हैं?
तो वही चीज़ को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। अब सबको जोड़ने में भी तो टाइम लगेगा, है कि नहीं? तो मैं डायरेक्ट यहीं पर 3 से कटाते चलता हूँ। मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा, ठीक है? तो चलिए समझिए। तो क्या 9 3 से कटेंगे? हाँ। 3 3 से कटेंगे? हाँ। क्या 4 और 1 5, 5 2 7, क्या 7 3 से कटेंगे? तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा आंसर। ये 3 कट जाएंगे, है कि नहीं? उसके बाद ये 2 और ये 7 मिलकर 9 हो गया, यानी ये 2 और 7 मिलकर 3 से कट जाएंगे। ये बच गया 4 और 1 5, क्या 5 3 से कटेंगे? नहीं कटेंगे, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? उसके बाद अगर इसको मैं चेक करूं, ये 3 कट गया, 8 और 1 9, 9 यानी 1 कट गया और 8 कट गया, बचा क्या? 4 और 2, 4 और 2 कितना होता है? 6। इसका मतलब 6 3 से कट जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या कट गया। यही आपका राइट आंसर है। बात समझ रहे हैं? तो बाकी बात आप भाग देकर देखिएगा, 12 से सिर्फ इसी में भाग लगेगा, बाकी बात सब में पॉइंट वॉइंट आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ इसको शॉर्टकट अपनाइए, क्या ज़रूरी है भाग देना, आपका दिन निकल जाएगा एक ही क्वेश्चन में अगर तरीके से करने लगे तो, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब पृथ्वी, अच्छा ये साइंस का क्वेश्चन आ गया, फिजिक्स का। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार W है, ठीक है, भार W है। किसी ऐसे ग्रह पर इस वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 15 गुना और त्रिज्या 4 गुना है, ठीक है? तो आपको भार का फॉर्मूला पता होना चाहिए, या तो W बराबर mg होता है, या दूसरा फार्मूला एक और होता है, W बराबर बड़ी G इंटू एम, बड़ी G इंटू एम बटे R स्क्वायर, ये होता है ये फार्मूला। हालांकि बोलिएगा ये तो आपका छोटी जी का भी फार्मूला होता है, लेकिन ये W यानी भार का ये भी फार्मूला होता है। तो बात समझिए, तो इतना है। लेकिन कह रहा है इसने पहले तो ये है भार, बात समझ रहे हैं, W बराबर इतना है, लेकिन अब जो कह रहा है जो W बराबर निकलेगा, अब जो कह रहा है कि G तो सेम रहेगा क्योंकि ये बड़ी G कभी चेंज नहीं होता है, नियतांक होता है। M का मान कहता है 15 गुना है, यानी अब यहाँ पर 15 M लेना है, और R 4 गुना है, R 4 गुना, पहले R था अब इसका 4 गुना, यानी 4 R लेना है, और इसका यहाँ पर स्क्वायर कीजिएगा तो 4 R का स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? तो अब जाकर यहाँ से W कितना निकलेगा? G 15 M बटे 4 चौके 16 R स्क्वायर, इतना निकलेगा। तो मैं कहता हूँ कि इस 15 बटे 16 को साइड रखिए और इधर जो है सेम टू सेम लिखिए GM बटे R स्क्वायर। तो यहाँ GM/R स्क्वायर, यहाँ भी GM/R स्क्वायर। इसका मतलब W का जो मान निकला इतना गुना निकला, यानी 15 बटे 16 गुना W का मान निकला, कितना निकला? 15 बटे 16 गुना, यानी बाद वाला भार जो है 15 बटे 16 गुना। ओके नेक्स्ट, बाकी बात आप समझने का कोशिश कीजिएगा, हालांकि हम कितनों समझाएं, जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। कोशिश करना होगा दोस्त, कुछ आप कीजिए कुछ मैं कर दूं, आपका नैया पार हो सकता है। आप समझ रहे हैं? और मेरे उम्मीद से जो चीज़ हम करा रहे हैं आपको मेरे उम्मीद से कहीं नहीं मिलेगा। भले हो सकता है कुछ ही क्वेश्चन की क्वालिटी में, तरीके में अंतर आ सकती है, लेकिन जितना चीज़ मैं करा रहा हूँ एक साथ, उतना आपको किसी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल सकता है। तो एक बार विचार कीजिएगा दोस्त, सोचिएगा, देखिएगा, समझिएगा, आपको जहाँ बेहतर लगे वहाँ आप रहिएगा। हालांकि अगर मेरा एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके एक सब्सक्राइब से हम राजा नहीं बन जाएंगे। बात समझ रहे हैं? कुछ लोग यही सोचते हैं, अरे इसका सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। नहीं दोस्त, आपके एक सब्सक्राइब से नहीं, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें थोड़ा अच्छा महसूस होता है कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप भी हमें
सपोर्ट करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। बात समझ रहे हैं? ओके, नेक्स्ट देखिए, पांच अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 12, 18, 20, 25 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए? तो मैं कहता हूँ कि इसको भाग देने बैठिएगा, या तो इसको आप एलसीएम निकालने बैठिएगा। हालांकि एलसीएम निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा, इन सब डाटा का एलसीएम निकालिएगा तो आंसर आपका फिक्स है कि निश्चित है कि आ जाएगा। जो एलसीएम होगा वही आंसर होगा। लेकिन मैं कहता हूँ जो एलसीएम निकालने में आप टाइम वेस्ट कीजिएगा। तो अभी कुछ देर पहले हमने रूल बताया कि इसमें देखिए, इस 20 में क्या है, 4 और 5 है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वह 4 और 5 दोनों से कटेंगे। इसमें क्या है, 9 और 2 है। इसका मतलब इसमें क्या है, 18 में 9 और 2 है। जो भी ऑप्शन होगा वह 9 से जरूर कटेगा। तो मैं सबसे पहले मैं प्रायिकता दूंगा कि आप जो है 9 से कटा कर देखिए, जो ऑप्शन 9 से कट रहा है वो आंसर हो सकती है। तो मैंने 9 से कटाने का रूल क्या बताया कि सभी को जोड़िए और 9 से भाग दीजिए। 3 और 9 का रूल सेम होता है। जो हमने 3 का रूल पहले बताया वही रूल 9 पर भी काम करता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 3 से या 9 से, हमने 9 से चेक करेंगे क्योंकि डायरेक्ट बड़ी संख्या 9 है। इस 9 से चेक करेंगे। तो 9 से चेक करने का मतलब सभी को जोड़ कर देखेंगे। अगर 9 से भाग लग गया तो समझेंगे कि वह संख्या भाग लग रहा है पूरी। तो 8, 1, 9, ये 9 से भाग लग जाएगा, ये आंसर हो सकती है। इसको देखते हैं, 1, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 4, 9, इसमें भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ये एक ही, इन सभी को जोड़ेंगे तो एक आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता है। 1, 6, 7, 8, 15, 15 में क्या 9 से भाग लगेंगे? नहीं लगेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन बचे। अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन है। अब मैं थोड़ा सा ध्यान आपका केंद्रित करना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए, इस 4 पर, ये 5 गुना 4 है ना, 5 और 20, इस 4 का रूल होता है कि अंतिम का 2 संख्या 4 से भाग लग जाए। क्या 50 में 4 से पूरी तरह भाग लगेगा? अंतिम का 2 संख्या 50 है, क्या पूरी तरह भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। देखिए बचा ना, आप निकाल के देखिए, आपका आंसर वही होगा। आपकी इच्छा, आप कैसे करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा आप दिमाग को थोड़ा अप लेवल तक ले जाइए, जो कि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगा। नहीं तो फिर आप भी उनमें से गिना जाइएगा जो कि किसी क्वेश्चन को जो 10 सेकंड में होना चाहिए, आप उस क्वेश्चन को 1.5 मिनट 2 मिनट में कर रहे हैं और पता चले एग्जाम में 10 क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपका टाइम निकल जाए। बात समझ रहे हैं? तो कोशिश कीजिए दोस्त कि फास्ट करें। और मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो सिर्फ बोल ही ना सकता हूँ। एक समचतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर, एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समचतुर्भुज है, ठीक, जिसकी भुजा है 17 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज कहने का मतलब सभी के सभी 17, यही ना। इसका एक विकर्ण जो है वह 16 है, यानी ये वाला मान लेते हैं, ये वाला विकर्ण जो है D1 है और ये 16 है। क्या है? 16। हमसे दूसरा विकर्ण जो है हमसे पूछ रहा है कि हाइट विकर्ण का कितना लंबाई होगा। बात समझ रहे? तो मैं कहता हूँ जब भी इसको यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट करेगा, ये जो काटेगा, ये समद्विभाजित कर देगा। ये अगर हम D1 मानते हैं और इसको D2 मानते हैं तो D1 को ये 2 भाग में बांट देगा, यानी 8 इधर 8 इधर। फिर हमें D2 निकालनी है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो बनता है ना, ये समकोण बनता है, 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री। तो ये 8, ये 17, समकोण 90 डिग्री का बनने का मतलब क्या है? ये आपका 17 है, ये कोई एक भुजा 8 है, तो ये भुजा कितनी होगी? यहाँ पर गौर से देखिएगा ना, तो ये आपका समकोण बन रहा है। ये वाला हिस्सा आपका समकोण बन रहा है। और समकोण में आप ट्रिपलेट लगा सकते हैं। ट्रिपलेट देखिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। छोटा मोटा ट्रिपलेट याद रखना, ताकि आप पाइथागोरस ना लगाओ।
कि लंब स्क्वायर प्लस कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये चीज़ आप ना लगाओ। तो मैं कहता हूँ 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट है। 8, 15, 17, इसका मतलब ये भुजा 8 है तो ये 15 होगा और ये 17 होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आधा ना 15, तो 15 इधर भी होगा क्योंकि इसे 2 भाग में बांटता है। तो 15, 15, 30 सेंटीमीटर, ये राइट आंसर है। हालांकि मैं थोड़ा सा समझा और कोशिश करता हूँ कि आप समझो। ठीक है, ये मैंने क्या कहा कि यहाँ पर ये एक समकोण बन रहा है। ये क्या बन रहा है? समकोण। तो ये 17 है और ये 8 है, तो ये कर्ण है, या तो इसको लंब मानिए, आधार मानिए, जो भी मानना है मान लीजिए। तो अपने फार्मूला पढ़ा होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी मत एच मतलब यहाँ पर कर्ण, पी लंब, बी आधार। ठीक है, तो कर्ण कितना? 17 का स्क्वायर बराबर इन दोनों में से किसी को भी ये 8 मान लेते हैं, पी को मान लेते हैं, ये या तो आधार को मान लेते हैं 8 है, तो ये पी स्क्वायर प्लस 8 या 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना? 289 है ना, पी स्क्वायर प्लस 8 64 इतना। तो इसको इधर स्क्वायर रह जाएगा, तो इसको इधर ले जाइए, या तो पी स्क्वायर बराबर क्या यहाँ से निकल कर आएगा 289 माइनस 64, इसको घटाइएगा तो कितना निकलेगा? तो 225। तो कहने का मतलब पी स्क्वायर बराबर जो आया 225, तो यहाँ से p बराबर क्या आएगा? √225, और ये 225 किसका है? 15 का मान है। √225 का मान कितना होगा? 15। तो ये p बराबर 15 आया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है, तो टोटल कितना? 15, 15, 30, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ ना लगाओ, इसलिए ट्रिपलेट मैं कहता हूँ कि याद रखो। बात समझ रहे हैं? अन्यथा आपकी इच्छा। चलिए, और कुछ 2-4 क्वेश्चन होंगे मैथ के, बाकी बाद में जीके जीएस करा दूंगा। ओके, तो ये क्वेश्चन, चलिए इसको देखिए। 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 हो का हल कोई हल नहीं है, तो के का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आपको लगना जब कोई हल नहीं होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा 0 होगा। ये आपका श्रीधराचार्य वाला रूल से, ये जब कोई हल ना हो तो ये बात होता है। अब यहाँ पर b क्या है, a क्या है, c क्या है, इस चीज़ को मैं बताने का प्रयास करता हूँ, समझिएगा। ये x स्क्वायर के जो आगे है वह a है, इस x के आगे जो है वह k है, और यहाँ पर जो दिख रहा है बेचारा वह c है। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पर x स्क्वायर के आगे जो a है, x के आगे जो है वह b है, और ये जो है बंदा वह c है। बस यहाँ पर पुट कीजिए आपका आंसर। बस इतने में आंसर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये नहीं कि उछलने लगी है। तो यहाँ पर के जगह पे, यानी b के जगह क्या है? k है, तो k यहाँ b स्क्वायर है, तो इसका मतलब k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 3, c के जगह पे k बराबर ये 0। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ से k स्क्वायर बराबर 4 तिया 12 k, ऐसे। तो यहाँ से k कॉमन ले सकते हैं, तो k एक कॉमन आ गया, और ये माइनस k माइनस 12। तो इन दोनों को हल कीजिएगा तो क्या आएगा? एक ये जो k का मान होगा वह 0 से बड़ा होगा, यानी k से छोटा 0 होगा, और इसको हल कीजिएगा k माइनस 12 बराबर, तो k का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 12, यानी k का मान बड़ा हो जाएगा 12 से, यानी ये। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए, उस चित्र का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो मैं कहता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को 2-4 सेकंड आप गौर से देखिए, फिर आपको आंसर खुद पे खुद नज़र आने लगेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने देखा होगा। मैं यहाँ पर देखता हूँ
ये मुंडी खुला हुआ हिस्सा वाला इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो कहाँ है? गायब हो गया है ना। इसका मतलब ये श्रृंखला से संबंधित नहीं है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो चलिए, मेरे उम्मीद से ये जीके कहते हैं मैथ और रीजनिंग, मेरे उम्मीद से कंप्लीट हो गया है। तो अब जीके की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो ये हो गया, ये भी। चलिए इसको, ये तो करंट अफेयर है दोस्त, इसको क्या करना, ये 2017 का है। हालांकि इसका आंसर ये है, आप पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट। ये जरूरी है। आधुनिक आवर्त सारणी में समान आवर्त में मौजूद तत्वों की संख्या डैश होगा, डैश समान होगा, यानी क्या समान होगा? अगर समान आवर्त है, आवर्त समझते हैं क्या? ये पीरियोडिक टेबल अगर है तो ये 1 2 3 4 फलना निकलना, टोटल 1 से 18 तक आपका समूह होता है जिसको वर्ग कहते हैं। और इधर इधर वाला जो ये घर दिखेगा वह आपका आवर्त होगा, जो कि 1 से 7 तक होगा, 1 से 7 तक होगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर समान आवर्त, यानी अगर आवर्त 1 का सभी तत्व को ले लें तो उसमें क्या समान रहेगा? उसमें क्या समान रहेगा? या तो आवर्त 2 का सभी तत्व को लें तो उसमें क्या समान रहेगा? जैसे यहाँ पर आवर्त 1 में हाइड्रोजन और हीलियम रहता है 18वां पर, है कि नहीं? जैसे फिर दूसरा में लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम, उसके बाद इधर लिथियम सोडियम, इधर बेरिलियम से फिर स्टार्ट हो जाता है तो नियोन तक जाता है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आवर्त 2 का तत्व लेते हैं तो इसका क्या समान होगा? अगर परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या लिथियम का कितना, तो आपका जवाब होना चाहिए लिथियम का 3 हो जाता है और सोडियम का 11। क्या इसका परमाणु संख्या समान है? नहीं है। परमाणु क्रमांक समान है? तो नहीं है। तो इसका मतलब ये भी गलत है। पर जब परमाणु क्रमांक समान नहीं है तो परमाणिक भार कहाँ से समान हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत। अब कोष या संयोजकता, ये 2 चीज रह गया, कोष और संयोजकता। तो जब अगर हम लिथियम को लेते हैं, लिथियम का परमाणु संख्या कितना 2, और इसकी संयोजकता हम निकालना चाहें तो अगर मैं इसका घर बनाना चाहता हूँ, कि आवर्त बनाना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 जो है, इसका परमाणु संख्या 2 है तो 2 न्यूट्रॉन बैठा है, तो इसमें जो कितना टोटल पहला आवर्त में कितना जाएगा, तो 2 कोष जाएगा, यानी ये टोटल 1 कोष में आएगा। अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना, 11। तो 11 के लिए अगर मैं घर बनाऊँ, 11 के लिए अगर घर बनाऊँ तो कितने घर बनेंगे? पहला घर में अगर यहाँ पर सोडियम है तो इसका पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा घर में 8 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? दूसरा आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 2 10, तो तीसरा में 3 गो, तीसरा में 3 गो। तो इस तरह से, तो इसमें क्या समान, मेरे उम्मीद से लिथियम के बाद सोडियम होता है क्या? कहीं मैं पीरियोडिक टेबल गलत तो नहीं कर रहा हूँ? देख लेता हूँ। पीरियोडिक टेबल किधर है, किधर है? ये है, ये नहीं है, ये तो आंसर शीट है। यहाँ नहीं, यहाँ क्या ये सब आ गया? ये डिलीट करो। 1 मिनट दोस्त, पीरियोडिक टेबल आ गया। चलिए, ये पीरियोडिक टेबल को देखने का थोड़ा कोशिश कीजिए।
मैं तो बेकार ही लिख दिया, मेरे पास पीरियोडिक टेबल पहले से भी था। मैं यहाँ पीरियोडिक टेबल लाता हूँ। ओके दोस्त, मेरा जो सिस्टम है थोड़ा सा उतनी अच्छी कॉन्फ़िगरेशंस का नहीं है, इसलिए थोड़ा स्लो काम करता है। लेकिन देखिए, अब देखिए, हाँ तो मैं गलत सोच रहा था, लिथियम यहाँ, सोडियम यहाँ है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए लिथियम के बाद बेरिलियम, तो बेरिलियम कितने आवर्त छेकेगा? लिथियम ने तो मैंने देखा कि एक ही आवर्त में काम, यानी 2 आवर्त में काम हो गया, 2 आवर्त में काम हो गया। तो बेरिलियम का भी 2 आवर्त में काम होगा। बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना? 4। तो बेरिलियम का 4, तो पहले में 2 छेकेगा और दूसरे में 2। इसका मतलब कि ये जो कोष की संख्या है वह समान होगा। क्या होगा? कोष की संख्या समान होगा, यानी घरों की संख्या समान होगा। हालांकि आप यहाँ पर देखिएगा संयोजकता, संयोजकता कब समान होती है? मेरी बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। ये जो डी नंबर ऑप्शन है, ये जो डी नंबर ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। ये जो डी नंबर ऑप्शन है संयोजकता, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ये समूह से संबंधित है। अगर इसकी संयोजकता 1 है तो लिथियम का भी संयोजकता क्या होगा? 1 होगा। सोडियम का भी संयोजकता 1 होगा। पोटेशियम का भी संयोजकता 1 होगा। रुबिडियम, यानी समान वर्ग का संयोजकता समान होता है और समान आवर्त का जो कोष की संख्या होती है वो समान होती है, यानी घरों की संख्या जो होती है वो समान होती है। और यहाँ पर पूछा आवर्त में, ना कि समूह के बारे में इसने नहीं पूछा है, इसने पूछा है देखिए आवर्त के बारे में। तो आवर्त में क्या समान होते हैं? कोषों की संख्या। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्त मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा अपडेट करने का, कि और भी कैसे इसमें फ़ोटो वगैरह ऐड किया जा सकता है, इमेज वगैरह। तो इन सबको थोड़ा कोशिश करता हूँ, क्योंकि एडिटिंग का नॉलेज हमें उतनी तो है नहीं। बस इतना सा एडिटिंग कर लेता हूँ कि आप लोगों तक क्वेश्चन ठीक ठाक पहुँच सके, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट वगैरह ये सब डालना हमें नहीं आता है। तो इसलिए आपको मैं हमारी वीडियो की कहीं कहीं क्वालिटी भी थोड़ा सा वीक नज़र आता होगा, तो उसके लिए क्या करूँ दोस्त, ऐसा समय आएगा तो मैं क्वालिटी पर भी सुधार करूँगा। फिलहाल तो अभी काम चलाना पड़ेगा। ये हो गया है, ये भी हो गया है। क्या ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था क्या? 6 नंबर नहीं, ये नहीं हुआ है। चलिए इसको करते हैं। पाइप ए एक खाली टैंकी को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 3 घंटे में भर सकता है, ठीक। और केवल पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, उसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाता है। तो टैंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये बात कह रहा है, ठीक है। तो पाइप ए और एक पाइप बी है, ये 4 घंटे में, बी 3 घंटे में, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 12, इसका जो भाग देंगे तो ये 3 और ये आपका 4, यानी ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 4 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करना है, जो कॉन्सेप्ट हमने पहले भी बताया और जो यहाँ भी बता रहे हैं। तो ए 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है। मान लीजिए पहला घंटा, यानी पहला घंटा जो ए को चालू किए वो 3 काम कर दिया, उसके बाद पाइप बी को भी चालू कर दिया, तो टैंकी को भरने में कुल कितना समय लगे? 1 घंटा में ए ने 3 काम कर दिया, तो 12 में से 3 काम हो गया, तो बचा कितने काम? 9 काम। इसी 9 काम को अब दोनों मिलकर करेंगे, जिसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाता, नहीं ये दोनों चालू हो जाएगा। 4 3 7, 4 3 7 यूनिट के हिसाब से ये आप काम करेंगे। कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं? ओह चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलती हो रहा है, हालांकि इतना दूर तक ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है जबकि पाइप बी के साथ है, इसका मतलब यहाँ पर ए भी है, यहाँ पर क्या है? ए भी है, और इसका मतलब ये प्लस बी की क्षमता ये 4 है और ए की क्षमता एकलौता 3 है, तो बी का क्षमता कितना? 1। बी की क्षमता कितनी? 1। मेरी बात पुनः गौर से समझिएगा, ए और प्लस बी की क्षमता 4 है और ए की एकलौता क्षमता 3 है, यानी ये
एक ही क्षमता 3 है और दोनों का मिला के 4 है, तो इसका मतलब बी का क्षमता कितनी होनी चाहिए? तो आपका जवाब होनी चाहिए 1। बात समझ रहे हैं? तो अब मेरे उम्मीद से इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो 1 घंटा ए ने काम किया तो 3 यूनिट काम कर दिया, तो बचा 12 यूनिट में से कितने यूनिट? 3 यूनिट खत्म हो गया तो 9 यूनिट। और 9 यूनिट को कौन करेगा? अब दोनों मिलकर करेगा, दोनों मिलकर करेगा 1 घंटा के बाद, यानी 4 के हिसाब से करेगा। ए और बी का कितना? ए प्लस बी मिलकर कितने? 4 यूनिट करते हैं। तो अब यहाँ से टाइम जो निकल कर आएगा, यही टाइम बराबर जो सूत्र होगा वो टोटल वर्क अपॉन क्षमता। टोटल वर्क कितना? 9 काम करना है और क्षमता कितनी? दोनों की क्षमता मिलाकर 4। तो ये टाइम निकल कर आ जाएगा यहाँ से 4 दूनी 8 प्लस ये 1/4। ये घंटा में अभी है, इसको मिनट में बदलिए। ये घंटा निकल गया, इसको मिनट में बदलिए। तो आप 60 से गुना कीजिएगा तो ये 15, यानी यहाँ पर 2 घंटा और 15 मिनट लगे। 2 घंटा और 15 मिनट, और यहाँ पर 1 घंटा ए अकेला लिया। तो टोटल कितने घंटा? 1 घंटा यहाँ और 2 घंटा यहाँ, तो 3 घंटा और 15 मिनट एक्स्ट्रा, 15 मिनट एक्स्ट्रा। तो 3 घंटा 15 मिनट आपका ये राइट आंसर है। देखिए इस सब तरीके से आप जल्दी से बना सकते हैं। बाकी बात आप इसको कैसे करते हैं आप के हिसाब से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलिए देखिए, अब ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, लगभग 90% लोगों का आंसर सही आया है। जब लोहे को नम हवा के संपर्क में लाया जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड Fe2O3 को एक लाल भूरे रंग की परत की इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? तो जंग कहते हैं, यानी रस्ट कहते हैं, है कि नहीं? जब आप मान लीजिए छड़ को आप कहीं रख दीजिए, लोहे की छड़ को, उसमें अगर पानी और हवा लगेगा तो वह लाल कलर का नहीं आ जाता, हल्का भूरा कलर का, तो वह जंग की वजह से उसको क्या कहते हैं? जंग लग गए लो रही है कि नहीं? यही तो बोलते हैं कि नहीं? हालांकि आपकी भाषा में किसी और तरीके से बोल सकते हैं। हम लोग के यहाँ का लोहा पानी में रख दिला है जंग लग लो, इस तरह से बोला जाता है। हम लोग के इधर अंगिका भाषा चलता है, गंवारी भाषा। आपके उधर हिंदी हिंदी बोलता होगा, या तो आप जहाँ से हैं उस जगह का लैंग्वेज चलता होगा। तो नेक्स्ट इसको तो कर ही लिए। ये भी करंट अफेयर है और इसका आपका जो आंसर हो जाएगा ममता मोहनदास। हालांकि इस क्वेश्चन से कोई लेना देना है नहीं, इतना पुराना करंट अफेयर कौन पूछने लगा 2017 का। चलिए इसको कीजिए, ये बहुत ईजी है, जोड़ है, सबको जोड़ दीजिएगा। पॉइंट वाला जोड़ तो आपको आता ही होगा। अगर चाहते हैं कि मैं ही इसको बताऊं तो चलिए करता हूं, और मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करने का तरीका बताता हूं। जो बिना पॉइंट वाला है उसको लिख लीजिए 296, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए 29, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए 2, बस इसको ऐड कर लीजिए। बाकी बताओ क्या पॉइंट के पहले कोई संख्या है क्या? नहीं है। तो 9 6 15 2 17, 9 2 11 1 12, 9 2 11 1 कितना था 29, ठीक है 2, ठीक। तो 2 1 3, 327 बिना पॉइंट को जोड़े हुए। अब पॉइंट वाला क्या है? 0.296, 0.96, 0.6, ये ना। तो 6 ने 6 15, और ये आपका 9 2 11 6, 11 6 17 1 18, यानी पॉइंट के पहले 856 होना चाहिए। पॉइंट के पहले 856 और इधर 18 ना, पॉइंट इधर, तो एक इधर उठ के आ गया तो ये 28 बन गया, 328, और इधर 856, 328 856, ये राइट आंसर। हालांकि आप कैसे जोड़ते हैं वो आप जाने, ये तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। ओके नेक्स्ट। क्या कह रहा है? संतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? असंतुलित। अच्छा, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो ये स्केलेटल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। हालांकि संतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो सीधा सीधा संतुलित रासायनिक समीकरण ही कहा जाता है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, और कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन असंतुलित को स्केलेटल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ओके नेक्स्ट।
ये हो गया, ये भी करा दिया, ये भी, ये। चलिए इसको करने का कोशिश करते हैं। मानव विकास के अध्ययन से संकेत मिलता है कि हम सभी एक ही प्रजाति के हैं जो कहाँ से विकसित हुए हैं, डैश से विकसित हुए हैं। इसका मतलब ये हम लोग अफ्रीका से, यानी मानव की जो प्रजाति हो अफ्रीका से विकसित हुई है माना जाता है, क्योंकि सब मानव का सबसे जो पुराना अवशेष मिला है वह आपको अफ्रीका से ही मिला है। बात समझ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, मानव विकास के अध्ययन को, मानव विकास के अध्ययन को आप पैलियोंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। मैं लिखने का कोशिश करता हूँ, है थोड़ा सा अल्टरनेट नाम, थ्रोलॉजी, ये कहते हैं। मानव विकास के अध्ययन को ये कहा जाता है, पैलियोंथ्रोलॉजी कहा जाता है। ये याद रख सकते हैं, हो सकता है आगे आपको काम कहीं आ जाए स्टैटिक्स के तौर पर। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। इसको ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? क्या ओम का नियम का एक फॉर्मूला आपको पता है? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। यानी कहने का मतलब ओम ने दो नियम दिए थे। एक कहा था आई से रिलेटेड, जो आई होगा वह समानुपाती होगा V का। दूसरा कहा था जो आई होगा वह व्युत्क्रमानुपाती होगा प्रतिरोध का। ये दो चीज कहा था। तो मैं इन्हीं दो को ढूंढने का कोशिश करता हूँ कि कहाँ है। तो कह रहा है कि एक तार के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा इसके लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती होती है। नहीं, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये तो गलत। एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाले धारा इसके प्रतिरोध के समानुपाती होता है। प्रतिरोध के समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ रहे हैं? एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके छोरों पर लागू विभवांतर के समानुपाती, यानी V के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही बात है, धारा जो होता है V के समानुपाती होता है। तो ये बात सही है। जब यहाँ पर सत्य ही पूछा है तो ये बिल्कुल गलत होगा, बाकी बात ये सही होगा। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये 2017-18 का है, 2018 तक मेरे उम्मीद से था ये राजीव कुमार। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये है कि मैं बता सकूं कि अभी कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो मेरे उम्मीद से अभी जो है डॉक्टर के सुमन बेरी, डॉक्टर के सुमन बेरी, यही तो इसके उपाध्यक्ष हैं। और इसका सीओई भी पूछा जाता है। इसका सीओई कौन है? सीईओ, ये नहीं कहता है सीईओ, हाँ सीओई। तो ये आपका जो होगा BBR सुब्रमण्यम, BBR सुब्रमण्यम। भले देखिए थोड़ा लिखने में हो सकता है गलत हो सकती है, लेकिन आप बात को समझिए। ओके, नेक्स्ट। और कुछ इसकी एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं? चलिए, इसकी स्थापना जो हुआ है वह 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी। जितनी आलोचना इस सरकार की हुई है, आज तक हमने किसी भी सरकार की इतनी आलोचना नहीं सुनी थी जितना इसका हो रहा है। फिर भी पता नहीं कैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। ये बात तो देश की जनता ही जाने, या तो क्या कहते हैं चुनाव आयोग जाने। आपके हिसाब से क्या बताइएगा, ये जो हमारे अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, क्या ये सही व्यक्ति हैं? एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं भी जानूं कि मोदी जी को अभी फ़िलहाल अभी कौन चाहता है। 2014 में तो मैंने
जो है सपोर्ट किया था, लेकिन वोट नहीं दिया था। उस समय मेरी एज ही नहीं हुई थी वोट देने की, लेकिन मैं घर में सभी को कहा था कि इसको वोट दीजिए। लेकिन फिर जो 19 में हुआ तब वोट दिए, लेकिन इतनी नहीं लग रहा था कि इतना इस तरह का होगा। इस बार तो मैंने नहीं दिया, और हालांकि ये मेरा गुप्त मतदान होनी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैंने तो नहीं दिया दोस्त। आप किसको दिए हैं बताइएगा, आप किसको पसंद करते हैं बताइएगा। ओके नेक्स्ट, ये हो गया। चाहिए रीजनिंग रह गए। इस शब्द में यदि पहले अक्षर को दूसरे से, तीसरे अक्षर को चौथे से, पांचवें अक्षर को छठे से, सातवें अक्षर को आठवें से, नौवें को 10वें से परस्पर बदल दिया जाए तो बाएं से छठा कौन होगा। ठीक है, इसको मैं कहता हूं कि आप बदलो ही मत। कहने का मतलब ये है कि ये जो सी है इसको पहले पे ला दो, ए जो है उसके दूसरे पे ला दो, ये कह रहा है। तो यहाँ पर पूछा छठा पर कौन है, यहीं से छठा गिनिए, 1 2 3 4 5 6। जो पांचवा पे होगा वो छठा पे जाएगा, और जो छठा पे है वो पांचवा पे आएगा, है कि नहीं। यही बात तो इसने कह रहा है, जो पहला पे है वो दूसरा पे जाएगा, और यहाँ पर क्या करे, जो पांचवें पर वह छठे पर आएगा, यानी जो छठे पर वह पांचवें पर आएगा। तो ये पांचवा वाला छठा पे आएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात आप बदल कर लिखो, आपका मर्जी, लेकिन मैं तो कहूँगा कैसे कीजिए। ये हो गया। ये देखिए मैं तो निकलता ही जा रहा है, मैंने सोचा कि अब नहीं होगा। सभी 4 शहरों में अशिक्षित कुल प्रतिशत लगभग 1 तक कितनी होगी। ठीक है, अशिक्षित वाला ये डाटा, इसको ऐड कर लीजिए। 100 200 और 50 90 140 यानी 340। इसको टोटल कीजिएगा तो ये कितना होगा 340। अब कुल आबादी ढूंढना है, कुल आबादी ये वाला है। यहाँ 200 तो यहाँ पे कौन सा आएगा 200 शिक्षित 100 अशिक्षित, मतलब टोटल कितना 300। और कोई डाटा चाहिए क्या हमको, मतलब कि वो शिक्षित का प्रतिशत निकालने के लिए और कोई डाटा चाहिए क्या हमको, नहीं चाहिए। तो बस अब ज़्यादा दिमाग क्यों लड़ाएंगे, बस इसको ऐड कीजिए। क्या है 2 3 500, 1 600, 1 700, 2 3 5 और 1 6 1 7, 6 1 7 यानी 770। कितना हो गया 770। 340 बटे 770 इस प्रतिशत निकालने के लिए गुना कर दीजिए। ये अशिक्षित का है, किसका है, अशिक्षित का कुल कितना इतना, और कुल का टोटल आबादी कितना इतना, चारों शहर का टोटल आबादी ये 770 प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कीजिए। तो इसको आप कटाइए पिटाइए, देखिए कितना आंसर आता है, आप भाग दीजिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा 44.2। ओके, तो ये कर लीजिएगा आप, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप अपना थोड़ा सा हाथ उठ चलाइए, मैं ही सब कुछ कर दूँ क्या। चलिए ये हो गया। ये इसको कीजिए 0.3 पर पावर क्यूब, 0.2 पर पावर क्यूब, 0.3 माइनस 0.2 पर पावर क्यूब। तो ये हल करना है, तो मैं इसको डायरेक्ट हल करता हूँ। यानी 0.3 पर पावर क्यूब है तो इसका मतलब ये 3 3 9 27, यानी 27 बटे कहता हूँ 1000। इतना सा को हल कीजिएगा तो 0.3 का क्यूब कीजिएगा तो इतना आएगा, प्लस 0.02 का क्यूब कीजिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 1000। तो नीचे में 0.3 में 0.2 जाएगा तो यानी 0.1 बचेगा, 0.1 और 0.1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/100 आएगा, 1/100। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि मैं, देखिए दोस्त मैं इतना फास्ट कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा आप सोचिए कि मैं इस चीज़ को कैसे सोच रहा हूँ, आप भी थोड़ा सोचने का कोशिश कीजिए। बाकी बात मैं क्या बोल सकता हूँ। तो ऊपर हल कीजिएगा तो 27 8 35 बटे 1000, और नीचे वाला जो है वह 1/100। और इसको और ज़्यादा हल कीजिएगा, इसका मतलब और ज़्यादा इसको हल कीजिएगा तो ये 35 बटे 1000 गुना 1/1 ऊपर चल जाएगा, यानी 100 जो है वो ऊपर चल जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये यानी इतना सा को हल कीजिएगा तो ये आएगा, है कि नहीं। तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, कहीं मैंने
उल्टा तो नहीं कर दिया? 8 7 35 ऊपर गया नहीं, ठीक है, ठीक तो है। यानी कहने का मतलब 35/10 आ गया। 35/10, तो इसको 5 से कटाइए, 7 बार में 5 से 2 बने, तो 7/2 ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, लंबा होने की वजह से मैं फास्ट अप करवा रहा हूँ। इसमें देखिए क्या करना है, यानी इससे ये बना है, इससे ये क्या कैसे बनेगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। ये जो B से C गया है, N से O गया है, T से U गया है, मतलब कि इधर से एक घटते गया। तो M के पहले क्या L, O के पहले क्या N, L N कहाँ पर है? ये 2 ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ये दोनों नहीं है। D से पहले क्या आ सकता है? D से पहले C आएगा, C दोनों ऑप्शन में हो सकता है। L से पहले क्या K एक ही ऑप्शन में है, तो ये राइट आंसर। बाकी बाद इसमें ये T है। मैंने इधर से भी चेक कर लिया है कि नहीं, बाकी बात आप चेक कीजिए। इसको इतना फास्ट किया जा सकता है दोस्त, इससे भी फास्ट किया जा सकता है। मैं बोल रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, लेकिन इससे भी फास्ट किया जा सकता है इस सब प्रश्न को। आप सोचिए, देखिए, किस अंतर्राष्ट्रीय टायर कंपनी ने हाल ही में मशहूर बैडमिंटन किंग पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये ब्रिजस्टोन है, ब्रिजस्टोन टायर कंपनी है जिसका पीवी सिंधु ने ब्रांड एम्बेसडर यानी इसका ब्रांडिंग किया है। ओके, ब्रांडिंग तो आप समझते ही होंगे, जो प्रचारक होता है कि देखिए ये टायर कितनी मजबूत है, देखिए ये चड्डी कितना मजबूत है कि नहीं, तो वो ब्रांडिंग करने वाले को ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। तो इस तरह से, इसी तरह में हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी जो है पीवी सिंधु, वह एक टायर की प्रचार करती है। ओके, हालांकि और भी चीज़ का प्रचार करती थी, जैसे पूमा का हो गया, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं कर रही है। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। चलिए, ये जब बड़ी मात्रा में डैश का सेवन किया जाता है तो यह चयापचय प्रक्रियाओं को धीमा करे। चयापचय क्या, पाचन सीधा लिख दीजिए ना, या पाचन क्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को खिन्न कर देता है, मतलब कि कमजोर कर देता है कि नहीं। तो ये किसके वजह से, आप जो है अगर मान लीजिए कोई शराब पीता है तो उसका पाचन क्रिया जो है तक कमजोर हो जाता है। शराब क्या मतलब, इथेनॉल। शराब मतलब क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल जो है एक प्रकार का एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल, जिसका आणविक सूत्र जो होता है C2H5OH, ये हो जाएगा C2H5OH। इसका आईयूपीएक जो फार्मूला होता है CnH2n+1, यानी ओल वाला का +OH, ये फार्मूला होता है। हालांकि सब इसी ग्रुप का है, तो इस सब का भी फार्मूला आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर C के जगह पे E2 जो है ये N के जगह पे पुट कीजिए, बाकी बाद आपका फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए, इथेनॉल के सेवन से सिर्फ पाचन क्रिया ही नहीं, आपका यकृत खराब होता है। यकृत जिसको लीवर कहते हैं, यकृत, महिला अगर पिए तो स्तन कैंसर हो सकता है। अगर पीने से ग्रास नली जो गला के पास है, ग्रास नली, ग्रसनी, ये ग्रसनी यानी ग्रास नली के जो नीचे होता है वह ग्रसनी। मुंह तो खराब होगा ही होगा, है कि नहीं। आपका शराब पीने से मुंह खराब नहीं होता है क्या, बिल्कुल होता है। मुंह हो सकता है आवाज़ भारी हो, स्वर तंत्र जिसको लैरिक्स कहते हो, है कि नहीं। स्वर तंत्र ने आवाज़ वाली, जहाँ से आवाज़ आपका निकलता है। तो और सारे जो पाचन की क्रिया वाली चीज़ होती है, जो गले के रास्ते से निकलता हुआ जितने भी तंत्र सिस्टम आते हैं, वह सारे आपकी किडनी भी खराब कर सकता है। ये शराब, एल्कोहल जो है ये आपका किडनी भी खराब कर सकता है, तो किडनी भी इसमें हो सकते हैं। तो इन सबको ये हानि पहुंचाता है, बात समझ रहे हैं। तो हालांकि पाचन क्रिया को तो ये धीमा करेगा ही करेगा, बाकी बात यानी पाचन तंत्र को भी ये खराब कर देगा। तो ये सब होता है। हालांकि देखिए, ये मेथनॉल जो ये जहरीला हो जाता है। जब शराब
बहुत पुराना हो जाता है तो ये मेथिनॉल में बदल जाता है कि नहीं, तो वह जहरीला हो जाता है और उस शराब को पीने से इंसान मर भी जाता है। ओके, नेक्स्ट ये बता ही दिए, ये हो गया, ये भी, ये जो है ये भी करंट अफेयर है, हालांकि इसका आंसर ये है, पढ़ लीजिएगा, मैं करंट अफेयर नहीं करा रहा हूँ ये सब। देखिए ये हो गया। चलिए ये आपका नेक्स्ट डे रहेगा ये सब क्वेश्चन, हालांकि आप इसका आंसर बताइएगा। ओके, मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसको मैं नेक्स्ट डे करा दूंगा, यानी पार्ट 2 में इसका करा दूंगा। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये लास्ट पेपर है, लास्ट शिफ्ट का पेपर है, यानी 31 अगस्त शिफ्ट सेकेंड, इसका पार्ट 1 ये है, इसका बाद पार्ट 2 आएगा, इसके बाद सारे पेपर मैंने कंप्लीट मेरे द्वारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बताइएगा कि आपको प्रीवियस ईयर मैथ का सॉल्यूशन चाहिए या प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए एलपी टेक्नीशियन का। तो आप जैसे बताइएगा मैं उस तरह से ज़रूर करवा दूंगा, कोशिश करूंगा करवाने का। तो ये रहा लगभग 35 क्वेश्चन, लगभग नहीं पूरे 35 क्वेश्चन मैंने कराया, गिन लीजिएगा। ओके, तो 35 क्वेश्चन मैंने करा दिया। तो बाकी बात ये, आपको सेशन कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो हो सके तो ये आपके स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो तैयारी करने वाले भाई हैं वो जुड़ सके, है कि नहीं। बाकी बात, सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता है ना क्या मैं बोलता हूँ, बेल आइकन को दबा दीजिए, है कि नहीं। बेल आइकन को दबाकर एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। बाकी बात मैं और कुछ नहीं बोलूँगा दोस्त, बाकी बात आप खुद समझदार हो, समझ सकते हो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।